मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम करते हैं उत्साह और अट नहीं रही है कविता के दीर्घ उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक प्रश्न। अट नहीं रही है उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। और इस कविता में कवि ने एक में तो बादल का आह्वान किया उत्साह कविता में क्रांति दूत के रूप में, और अट नहीं रही है कविता में फागुन मास की आभा का, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन मास में चारों तरफ हरियाली होती है, फूल खिले रहते हैं, वातावरण में एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है फूलों की। उस फागुन मास का वर्णन किया है। तो हम शुरुआत करते हैं। कुछ प्रश्न है उनकी। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? उत्साह कविता में चाहिए। कवि बादलों को मैंने बताया क्रांति दूत के रूप में आह्वान करता है। बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है। उन्होंने बादल का संबोधन किया है, उनको बादल का आह्वान किया है, और आह्वान गीत के रूप में ये कविता है। कवि बादल से रिमझिम या बरसने या फुहार करने के लिए नहीं कहता, उसे गरजने के लिए कहता है। क्यों कहता है, हमारा प्रश्न ये है। क्यों कहता है? देखिए बेटा, कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता, बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। गर्जना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। पौरुष दिखाना यानी कि वीरता प्रदर्शित करने की कामना करता है। कवि ने बादल के गर्जने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। नूतन विद्रोह, नूतन होता है नया, विद्रोह क्रांति का आह्वान किया है। मैंने आपको बताया कि निराला जी ने बादल को क्रांति दूत के रूप में चित्रित किया है। तो वहां बादल से कहता है कि तुम आओ, बरसो, अर्थात क्रांति करो। और जो शोषण कर रहे हैं वो शोषित वर्ग, एक शोषक वर्ग है, एक शोषित वर्ग है। शोषक वर्ग से शोषित वर्ग को छुटकारा दिलाओ, तुम आओ, गरजो, बरसो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार के ताप हरता है। ताप हरना यानी कि गर्मी का गर्मी से छुटकारा दिलाना। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। बादल का गर्जना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसीलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। जब बादल बरसते हैं, बादल गरजते हैं, तो लोगों में जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है कि अब बारिश आएगी, लोग खुश हो जाते हैं। इसीलिए कवि ने बादल का आह्वान किया है और इस कविता का नाम उत्साह रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में जो बादल शब्द है किन अर्थों की ओर संकेत करता है, हमें ये बताना है। उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला है जल बरसाने वाली शक्ति की ओर संकेत करता है। दूसरा है बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। जन यानी कि मनुष्य जो पीड़ित है, प्यासे हैं, उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करता है बादल। नंबर 3, बादल कवि में उत्साह और संघर्ष भर कविता में नया जीवन लाने में सक्रिय है। जो बादल है वो कवि में उत्साह भरेगा, संघर्ष की भावना भरेगा, और उसमें कविता में नया जीवन लाने में सक्रिय है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता की किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो।
नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, हमें बताना है, लिखना है। ठीक है, यानी कि नाद, गूंज उत्पन्न हो, नाद हो, ऐसे कौन से शब्द आए कविता में। एक तो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ठीक है, ललित ललित काले घुंघराले, यहाँ पे नाद सौंदर्य हो रहा है। और बाल कल्पना के शेपाले, यहाँ भी हो रहा है। विद्युत छवि उर्मे, कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। यानी कि नाद सौंदर्य बताने वाली पंक्तियां कौन कौन सी हैं। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, और बाल कल्पना के शेपाले। विद्युत छवि उर में जो ये कविता है, पंक्तियां हैं, इनमें नाद सौंदर्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इसे ध्यान से देखिएगा। फागुन में सर्वत्र मादकता ही मादकता छाई रहती है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। विहार करना, घूमना, ठीक है, विचरण करना। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। बाग बगीचों में और पक्षियों में उल्लास भर जाता है, यानी कि बाग बगीचे हरे हो जाते हैं और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा बेटा। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। अब ये जो प्रश्न कर रहे हैं हमें, ये अट नहीं रही है, कविता से आ गए हैं, उत्साह के हो चुके हैं। इससे पहले वाला प्रश्न भी अट नहीं रही है कविता से था कि कवि की आंख फागुन मास की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली होता है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं में प्रकट होता है। इसलिए आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्र मुग्ध होकर हटने से भी नहीं हटती, हटाने से भी नहीं हटती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया। प्रस्तुत कविता यानी कि अट नहीं रही है कविता में, प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापक सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। फागुन के असीम सौंदर्य को, फागुन के सौंदर्य को असीम दिखाया है। उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया है, घर घर में फैला हुआ दिखाया है, या घर घर भर देते हो में फूलों की शोभा की ओर संकेत है, और मन में उठी खुशी की ओर भी संकेत है। उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है, या पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है, और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आंख न हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देता है उसे लिखिए। जब होली आती है उस समय प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसको लिखना है आपको बच्चों। क्या परिवर्तन आता है। होली का त्योहार फागुन मास में आता है। ठीक है, इस समय चारों ओर मादक हवाएं चलती हैं। होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है। चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती है। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष, रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। वृक्ष चारों ओर मंद सुगंधित बिखेर देते हैं। जो वृक्ष है चारों ओर मंद सुगंधित जो हवा है, खुशबू है, उसको बिखेर देते हैं, क्योंकि वृक्षों पे फल फूल आते हैं ना। लोगों का मन उमंग और आनंद से भर जाता है। ठीक है, तो ये होली के आसपास प्रकृति में परिवर्तन होता है।
तो चलिए ये दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न थे। अब इन दोनों कविताओं से संबंधित लघु उत्तरात्मक प्रश्न कर लेते हैं। 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी कीजिएगा बेटा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, और साथ ही लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और पहली बार आ रहे हैं जो भी विद्यार्थी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अट नहीं रही है कविता के कवि कौन है? ये बार बार बताया है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ठीक है, इसमें विकल्प हमने नहीं पढ़ा है। अगला प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है? यानी कि अट नहीं रही है कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है? दुख में सुख छिपा है, या दुखी मन सफलता के लिए जरूरी होता है, या जब मन दुखी होता है तो हर तरफ फागुन जैसा उल्लास होता है, या जब मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ फागुन जैसा उल्लास होता है। तो क्या बताना चाहता है कि जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ फागुन जैसा उल्लास दिखाई देता है। इसका सही उत्तर होगा घ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? शरद, बसंत, पावस, शिशिर ऋतु। कौन सी ऋतु का वर्णन है अट नहीं रही है कविता में? फागुन मास कौन सी ऋतु में आता है? बसंत ऋतु में आता है बेटा। तो किस ऋतु का वर्णन है? बसंत ऋतु का। ठीक है, अगला है, कवि अपनी आंखें क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? फागुन का सौंदर्य आंखों को खटकता है, या फागुन कष्टों से भरा है, या फागुन का सौंदर्य बहुत आकर्षक है, या फागुन स्वास्थ्य के लिए बुरा है? क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? तो क्या होगा इसका उत्तर? फागुन का सौंदर्य बहुत आकर्षक है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। फागुन के महीने में कौन सी ऋतु का आगमन होता है? ये तो पहले भी आ चुका है, लेकिन घुमा के प्रश्न आया है। तो कौन सी ऋतु का आगमन होता है? शीत ऋतु जा चुकी होती है, थोड़ी थोड़ी रहती है शरद शीत को, और ये ग्रीष्म ऋतु फागुन के बाद आएगी, बसंत के बाद आएगी। तो कौन सी ऋतु का फागुन में आगमन होता है? बसंत ऋतु का। ठीक है, कवि के अनुसार फागुन कहाँ उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाता है? बाग में, आकाश में, वन में, या फिर स्वर्ग में? कवि के अनुसार जो फागुन है उसका मन कहाँ उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाता, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आसमान में उड़ते हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आकाश में। ठीक है, अगला है, आभा शब्द का सही अर्थ है? आभा, आभा का सही अर्थ क्या है? भावना है, आकाश है, घर है, या फिर चमक है? आभा क्या अर्थ है? चमक। ठीक है, चलिए, कवि ने फागुन को की सांस किसको कहा है? कवि ने फागुन की सांस किसको कहा है? पेड़ों को कहा है, हवा को कहा है, फूलों से सुगंधित वायु को कहा है, या फिर डालियों को कहा है? कवि ने फागुन की सांस किसको कहा है? फूलों से सुगंधित वायु को कहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। बसंत ऋतु का आगमन किस महीने में होता है? फागुन में होता है। किस में होता है? फागुन में। कविता में घर घर में क्या भरने की बात कही गई है? फूल, हवा, खुशबू, बदबू। बदबू तो हो ही नहीं सकता। तो कविता में किस घर घर में क्या भरने की बात कही गई है? फूलों की खुशबू। तो क्या हो जाएगा? खुशबू। आसमान में उड़ने के लिए पंख कौन फड़फड़ाता है? पक्षी, चिड़िया, पतंग, सभी फड़फड़ाते हैं। तो लेकिन कविता में किसके लिए कहा गया है? फागुन के लिए। फागुन है वो, उसका फागुन का मानवीकरण किया गया है, और ये फागुन का जो मन है वो आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा है। काव्यांश में क्या नहीं अटने की बात कही गई है? फागुन की चमक, फागुन की बयार, प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, या फिर उपयुक्त सभी? काव्यांश में क्या नहीं अटने की बात कही गई है? फागुन की चमक। ठीक है, फागुन की चमक नहीं हटने की बात कही गई है। कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही है? फूलों से, वातावरण से, खुशबू से, प्रकृति की सुंदरता से। कहाँ से नहीं हट रही है?
प्रकृति की सुंदरता से। ठीक है, प्रकृति की सुंदरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसकी आबा नहीं हट रही है? फिर से आ गया है प्रश्न ये, फागुन की आबा नहीं हट रही है। घर घर में कौन सा अलंकार है? घर घर, जहाँ एक ही शब्द की आवर्ती हो और अर्थ वही हो, वहाँ क्या कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। किस कवि काव्यांश में किसके सौंदर्य का बखान कर रहा है? फागुन का कर रहा है। किसका कर रहा है? फागुन का। आसमान में पंख पैर फैलाकर कौन उड़ना चाहता है? बादल, धरती, कवि का मन रूपी मयूर, पक्षी। आसमान में पंख फैलाकर कौन उड़ना चाहता है? कवि का मन रूपी मयूर यानी कि मन रूपी मोर उड़ना चाहता है। कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही है? पेड़ों की सुंदरता से, प्रकृति सौंदर्य से, धरती से, बादलों से। कवि की आंखें कहाँ से नहीं हट रही है? प्राकृतिक सौंदर्य से। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य। आगे है, पत्तों के लिए कविता में क्या विशेषण प्रयुक्त किया गया है? पत्ते कैसे हैं? देखिए ये तो आपको कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। लाल पीला, हरा लाल, सभी। हरे और पीले भी होते हैं, जो सूख पक जाते हैं, थोड़े टूटने की कगार पे होते, पीले पीले हो जाते हैं। लाल भी रहते हैं, हरा लाल भी होता है सभी। तो लेकिन कविता में क्या है वो बताना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बेटा, क्या करना आपको? हरा लाल, हरा और लाल बताया गया पत्तों को। ठीक है। फूलों की माला की क्या विशेषता है? इसके रंग लुभावने होते हैं, इसमें मंद मंद सुगंध आ रही है, या उपयुक्त दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। फूलों की माला की क्या विशेषता है? इसके रंग लुभावने होते हैं और इसमें से मंद मंद सुगंध आ रही है। पाठ पाठ में निहित अलंकार कौन सा है? पाठ पाठ पहले भी आया था, जैसे घर घर, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार था, तो यहाँ भी क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? बताने की आवश्यकता नहीं है, शोभा और सौंदर्य भरा हुआ है। फागुन के महीने में वातावरण कैसा होता है? सुहावना, मादक, ललित सभी। सुहावना होता है, मादक होता है, ललित यानी कि सुंदर होता है, सभी उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। ये उत्साह और अट नहीं रही कविता के कुछ प्रश्न थे। उम्मीद करते हूँ आपको समझ में आ गए होंगे और आपने नोट कर लिए होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन शुभ हो।